अरे यार, मेरे सामने लाइन लगाने से कोई फायदा नहीं है। I'm not available for girls like you. तृप्ति अभी भी एकांश के बगल में खड़ी हुई उसके साथ ड्रिंक करने की जिद कर रही थी। हालांकि उसकी ये जिद पूरी तरह से झूठी लग रही थी, क्योंकि ऐसा करते हुए उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। ध्रुव दया भरी नजरों से तृप्ति को देख रहा था। विला के गार्डन में मौजूद ज्यादातर लोगों के लिए ये नजारा किसी फिल्म से कम नहीं था। निधि को वैसे तो तृप्ति को देखकर जलन ही हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल उसे भी तृप्ति की सिचुएशन पर तरस आ रहा था। एकांश ने तृप्ति को ध्यान से देखा। हालांकि वो कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटल से बाहर आई थी, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर काफी चमक थी। वो इस हालत में भी किसी मॉडल से ज्यादा सुंदर लग रही थी। एकांश का मन तो किया कि जो वाइन का ग्लास तृप्ति ने पकड़ा हुआ है उसे छीन के वाइन एक ही सांस में गटक जाए। इसके बाद वो तृप्ति को बाहों में भर लेना चाहता था, लेकिन फिलहाल के लिए उसने इन सारे थॉट्स को किनारे पर रख दिया। अभी उसके लिए कुछ और करना ज्यादा जरूरी था। वो ध्रुव को दिखाना चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड की अमीर लोगों के सामने कोई भी औकात नहीं है। एकांश ने तृप्ति के हाथ से वाइन का ग्लास लिया। लोगों ने जोर से हूटिंग करनी शुरू कर दी। मिस्टर गिल, आपने तो स्टैंडर्ड्स ही ड्रॉप कर दिए। आदमी औरत के सामने पिघल ही जाता है। आपके लिए तो कठौता की मॉडल्स मर मिटने के लिए तैयार रहती हैं। आपको इस 2 टके की लड़की के सामने झुकने की क्या जरूरत है? एकांश ने लोगों की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल तैर गई। उसने वाइन के ग्लास को जोर से हिलाया और वाइन तृप्ति के चेहरे पर फेंक दी। ये देख के वहाँ बैठे सभी लोगों की आह निकल गई। वो एकांश से इतने हार्श एक्शन की उम्मीद नहीं कर रहे थे। एकांश की हरकत देख के ध्रुव का खून खौल उठा। वो अपनी कुर्सी से उठ के एकांश की तरफ लपका। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसे देख के लग रहा था कि आज वो एकांश का खून ही कर देगा, लेकिन वहाँ मौजूद बाउंसर्स ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। एकांश के दिल की धड़कनें तब तक बढ़ी हुई थीं जब तक कि बाउंसर्स ने ध्रुव को अपनी कैद में जकड़ नहीं लिया। लोगों के सामने एकांश कुछ भी ड्रामा कर ले, दिल ही दिल में वो जानता था कि ध्रुव उससे हर एस्पेक्ट में बेहतर था। जब बाउंसर्स ने ध्रुव को अपनी पकड़ में ले लिया, उसके बाद एकांश फिर से लोगों की तरफ मुड़ा। उसकी माँ ने उसे तृप्ति की ओर देखने के लिए इशारा किया। तृप्ति एक टिश्यू पेपर से अपना चेहरा पोंछ रही थी। फिर वो गार्डन में लगे बार काउंटर की तरफ गई। उसने एक नए ग्लास में वाइन भरी और ग्लास लेकर वापस एकांश के पास आ गई। एकांश उसे देख के हंसने लगा। लोग जोर जोर से सीटियां बजाने लगे। मिस्टर गिल को मानना पड़ेगा, लड़की को ये कैसे भी ट्रीट करें, लड़की इनके पास लौट के वापस जरूर आती है। गिल फैमिली के वारिस जो हैं। लोगों के स्वर पूरी तरह बदल चुके थे। वो अब एकांश की पॉपुलैरिटी पर फिदा हुए जा रहे थे। एकांश की माँ भी अपने बेटे की तारीफ होते देखकर खुद को रोक नहीं पाई। आखिर बेटा किसका है? एकांश अपनी माँ का एक्साइटमेंट देखकर मुस्कुरा उठा। उन्होंने शायद जिंदगी में पहली बार अपने बेटे के लिए इतनी खुल के तारीफ की थी। इस सब के बीच तृप्ति वाइन का ग्लास हाथ में लेकर एकांश के बगल में खड़ी थी। ध्रुव बाउंसर्स की कैद में था। निधि के लिए ये सब देखना इतना इंटॉलरेबल हो गया था कि उसका मन कर रहा था कि वहाँ से उठकर चली जाए। कुछ देर बाद निधि ने ऐसा करने की हिम्मत दिखाई। वो उठ के वहाँ से खिसकने ही वाली थी कि एकांश ने चीख के उसे रुकने के लिए कहा। निधि वर्मा, पार्टी छोड़ के कहाँ चलती तुम? मुझे पार्टी बीच में छोड़ के जाने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, खासकर अगर वो पार्टी मैंने थ्रो की हुई हो। एकांश ने इशारे से निधि को वापस अपनी जगह पर बैठ जाने का इशारा किया। निधि को पता था कि उसे एकांश का ऑर्डर मानना पड़ेगा। वो एकांश के इलाके में थी और अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है। निधि चुपचाप वापस बैठ गई। उसके ऐसा करने के बावजूद एकांश उसे बख्शने के मूड में नहीं था। उसने लोगों की तरफ देखते हुए कहा, वैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने निधि वर्मा को पहचाना नहीं होगा। वैसे इनके ग्रैंडफादर के जमाने में वर्मा फैमिली कठौता की इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज में से एक हुआ करती थी, लेकिन अब हालत ये है कि ये अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए भी स्ट्रगल करती हुई पाई जाती है। मैंने इन्हें गिल फैमिली की तरफ से सहारा देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरी मदद ठुकरा के जिंदगी भर का स्ट्रगल चुन लिया। इनके लिए जरा जोर से तालियां बजा दीजिए। एकांश की बात मान के लोगों ने ताली तो बजा दी, लेकिन उन्हें भी पता था कि एकांश निधि का एग्जाम्पल लेकर उन सबको धमकाने की कोशिश कर रहा था। वो गिल फैमिली की डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करना चाहता था। एकांश के इशारे पर लोगों ने ताली बजाना बंद कर दिया। फिर वो तृप्ति की तरफ मुड़ा, जो अभी भी वाइन का ग्लास हाथ में लेकर खड़ी हुई थी। एकांश ने वाइन का ग्लास उसके हाथ से छीन लिया। तृप्ति ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। उसे लग रहा था कि एकांश फिर से उसके चेहरे पर वाइन फेंकने वाला है। तृप्ति ऐसे ही कुछ पलों के लिए आंखें बंद करके खड़ी रही। फिर उसे लोगों की हंसी सुनाई दी। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि एकांश घास पर वाइन उड़ेल रहा है। एकांश तृप्ति को देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, तुम्हारे इस प्यारे से चेहरे पर बार बार वाइन थोड़ी ना फेंकेंगे। एकांश ने वाइन का ग्लास खाली कर लिया। तृप्ति ने गला साफ किया। फिर उसने हिम्मत जुटा के एकांश से कहा, सर, आपने वाइन फैला क्यों दी? मैं आपके साथ वाइन पीना चाहती थी। एकांश ने सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब वाइन की जगह कुछ और पिएंगे। बार काउंटर पर वापस जाओ।
एकांश ने चीखते हुए तृप्ति से कहा। तृप्ति दबे पांव बार काउंटर के पास पहुंच गई। अपने और मेरे लिए विस्की के 2 पैक बना के लाओ। तृप्ति ने इससे पहले कभी भी अपने हाथों से विस्की के पैक नहीं बनाए थे। ध्रुव ने चीखते हुए तृप्ति से कहा। तृप्ति, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें याद नहीं है क्या कि तुम अभी हॉस्पिटल से बाहर आई हो? ऐसी हार्ड लिकर से तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। ध्रुव की बातों का तृप्ति पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने विस्की के पैक बना लिए थे। वो एकांश के पास वापस आ गई। उसने एक ग्लास एकांश की तरफ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले एकांश वो ग्लास तृप्ति के हाथ से ले पाए, तृप्ति ने कुछ ऐसा किया जिसे देख के गार्डन में बैठे सभी लोगों के होश उड़ गए। तृप्ति ने एकांश के मुंह पर विस्की फेंक दी। कुछ देर तक गार्डन में सन्नाटा छाया रहा। फिर किसी के जोर से हंसने की आवाज आई। ध्रुव दांत फाड़ के हंस रहा था। उसने चिल्ला के तृप्ति से कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू तृप्ति। जिन बाउंसर्स ने ध्रुव को पकड़ रखा था, उन्होंने ध्रुव के शरीर पर घूंसे बरसाना शुरू कर दिया, लेकिन इससे ध्रुव के एटीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ा। निधि ने भी खड़े होकर ताली बजाई। उसकी आंखों में तृप्ति के लिए अप्रिसिएशन दिख रहा था। निधि को लग रहा था कि तृप्ति ने उन सब की ओर से एकांश से बदला ले लिया है। एकांश की माँ गुस्से से तृप्ति की ओर लपकी। इस लड़की की मेरे बेटे की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? एकांश की माँ पूरी तरह से अपना आपा खो बैठी थी। गार्डन में बहुत सारी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के मेंबर्स बैठे हुए थे। तृप्ति ने उन सब के सामने एकांश की रेपुटेशन पर कीचड़ उछाल दिया था। एकांश की माँ ने तृप्ति के हाथ से विस्की का ग्लास छीन लिया। वो तृप्ति के सिर पर ग्लास फोड़ने ही वाली थी कि तभी अचानक से कोई हाथ उसके और तृप्ति के सिर के बीच में आ गया। यह हाथ उसके बेटे एकांश का हाथ था। एकांश ने अपनी माँ को पीछे की तरफ धक्का दे दिया। उसे अपनी माँ के बचपने पर गुस्सा आ रहा था। वो माँ के पास आकर बोला, माँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? देख रही हो कि कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर? इन सब के सामने किसी का मर्डर करना चाहती हो? सबने अपना मोबाइल निकाल लिया था। सब वो सीन रिकॉर्ड करने वाले थे। अगर लोगों के पास तुम्हारी बेवकूफी की फुटेज आ जाती तो तुम जिंदगी भर के लिए जेल में चली जाती। पता है ना कि कितने सारे लोग गिल फैमिली से नफरत करते हैं? यहाँ है कोई जो गिल फैमिली को कमजोर ना करना चाहता हो? तुम उन सब लोगों के हाथों में एक ऐसी फुटेज पकड़ाना चाहती हो जिसमें गिल फैमिली का एक मेंबर किसी का मर्डर करता दिख रहा हो। एकांश की डांट सुनकर उसकी माँ को ऐसा लगा मानो वो किसी सपने से बाहर आ गई हो। उसे समझ आ गया था कि उसके हाथ बहुत बड़ी घटना होने वाली थी। दूसरी ओर एकांश भी तृप्ति को बख्शने के मूड में नहीं था, लेकिन उसका बदला लेने का तरीका थोड़ा सा अलग होने वाला था। एकांश स्टेज पर चढ़ गया और उसने माइक अपने हाथ में ले लिया। उसने इवेंट में परफॉर्म करने आई हुई बाकी डांसर्स को स्टेज पर आने के लिए कहा। एक एक करके मॉडल सी दिखने वाली कई सारी डांसर्स स्टेज पर आ गई। सारे डांसर्स बार काउंटर पर जाके विस्की के पैक्स लें और मेरे आसपास आके खड़े हो जाएं। डांसर्स ने एकांश का ऑर्डर माना और आके उसके बगल में खड़ी हो गई। कई सारी डांसर्स के बीच में खड़ा हुआ एकांश किसी प्ले बॉय से कम नहीं लग रहा था। अब वो तृप्ति को उसकी असली जगह दिखाना चाहता था। एकांश ने बाउंसर्स की ओर इशारा किया। एकांश का इशारा मिलते ही बाउंसर्स ने ध्रुव को पीटना शुरू कर दिया। पिटाई ध्रुव की हो रही थी और दर्द तृप्ति को हो रहा था। तृप्ति ने घबरा के एकांश की ओर देखा। उसने लगभग भीख मांगते हुए एकांश से कहा, मिस्टर गिल, आप उन्हें रोकिए प्लीज, ऐसे तो वो मर जाएगा। तृप्ति की बात सुन के एकांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिस्टर गिल, तुम्हारी तो टोन ही चेंज हो गई अचानक से। लग रहा है बहुत प्यार करती हो उससे। तृप्ति ने हाँ में सिर हिलाया। तो फिर उसे बचाने के लिए तुम्हें ही कुछ करना होगा। एकांश के चेहरे पर एक ईविल स्माइल आ गई थी। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तृप्ति ने बिना किसी डाउट के कहा। टेंशन मत लो, मैं कुछ नया करने के लिए नहीं कहूँगा। बस तुम्हें पुराना वाला ही काम करना है। बस इस बार बदतमीजी मत करना एंड में। एकांश ने बार काउंटर की तरफ इशारा किया। तृप्ति को समझ आ गया कि एकांश उससे क्या करने के लिए कह रहा था। दूसरी ओर ध्रुव अभी भी पिट ही रहा था। फिर उसने कराहते हुए तृप्ति से कहा, तृप्ति, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं इस एकांश गिल को देख लूंगा। तृप्ति चाह के भी ध्रुव की बात नहीं मान सकती थी। उसने विस्की का एक और पैक बनाया और एकांश के पास आकर खड़ी हो गई। एकांश तृप्ति को सबक सिखाने में कामयाब हो गया था। तृप्ति उन सारी लड़कियों के बीच में खड़ी थी जो कि एकांश की फैंस मानी जाती थी। एकांश ने फोटोग्राफर को एक ग्रुप फोटो लेने के लिए कहा। तृप्ति हमेशा के लिए एकांश के फैन ग्रुप का हिस्सा बन चुकी थी। एकांश का मन अभी भी भरा नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए तृप्ति से कहा, यार, मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, थोड़ी सी विस्की पिला दो। एकांश की बात सुन के तृप्ति का सिर झुक गया। वो विस्की का ग्लास लेके धीमे कदमों से एकांश की तरफ बढ़ी। जैसे जैसे तृप्ति एकांश के पास पहुंचती जा रही थी, वैसे वैसे ध्रुव की डेस्परेशन बढ़ती जा रही थी। उसने एकांश को वार्न करते हुए कहा, एकांश गिल, तुम इसे बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो। क्या तुम भूल चुके हो कि मैं उस औरत का रिप्रेजेंटेटिव बन के इस पार्टी में आया था जिससे डील करने के लिए तुम मरे जा रहे हो? ध्रुव की बात सुन के एकांश के कान खड़े हो गए। उसने तृप्ति को रुकने का इशारा किया। एकांश ने बाउंसर्स से ध्रुव को छोड़ने के लिए कहा। वो जाके एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने ध्रुव को सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया।
ध्रुव ने शराब की 2 बोतलें मेज पर रखी और एकांश से कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं आज यहाँ क्यों आया हूँ? क्यों? एकांश ने भौहें चढ़ा के ध्रुव से पूछा। मैं यहाँ ये देखने आया हूँ कि तुम मुझसे गिल फैमिली में वापस आने की विनती कैसे करोगे। ये सुनकर एकांश जोर जोर से हंसने लगा। उसे लगा कि सचमुच ध्रुव एक इंटरेस्टिंग इंसान है। क्या मैंने वही सुना है जो तुम कहना चाह रहे थे? एकांश ने ध्रुव को घूरते हुए पूछा। उसके हिसाब से भले ही ध्रुव गिल फैमिली में शामिल होना चाहता हो, लेकिन गिल फैमिली उसे ऐसा करने के लिए कभी अल्लाह तक नहीं करेगी। उससे वापस आने के लिए विनती करे। यह क्या गंदा मजाक था। चलो एक सवाल मैं भी तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पर्सनली रिसीव करने के लिए बाहर क्यों आया था? एकांश के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये क्या बेहुदा सवाल था। एकांश और ध्रुव दोनों को अच्छे से पता था कि एकांश ध्रुव को रिसीव करने क्यों आया था। अगर ध्रुव उस औरत का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता जिससे डील करने के लिए एकांश डेस्परेट था, तो वो कभी भी बाहर नहीं आता। ध्रुव को पता था कि एकांश उसे ब्लफ करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने एकांश के बेहुदे क्वेश्चन का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। इससे पहले ध्रुव कुछ कह पाए, एकांश का फोन बज उठा। फोन उठाते ही एकांश के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। फोन के दूसरी ओर औरत का बटलर था। मैडम ने मुझे आपको बताने के लिए कहा है कि वो आपसे पार्टनरशिप करने में इंटरेस्टेड नहीं है। बटलर ये कहकर फोन रखने वाला था, लेकिन एकांश की आवाज सुन के वो रुक गया। ऐसे कैसे कर सकती है मैडम? उन्होंने तो खुद कुछ देखा ही नहीं है। मेरी उनकी रिप्रेजेंटेटिव से भी कुछ बात नहीं हुई है। बटलर एकांश की क्यूरियोसिटी को शांत करने के मूड में नहीं था। उसने झुंझलाते हुए कहा, देखिए, मैडम किसी को अपने एक्शंस के रीजन नहीं बताती है। फिर भी मैं अपनी तरफ से इतना बता सकता हूँ कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने हमें रिपोर्ट भेज दी है। उसके बेस पर हमने तय कर लिया है कि हमें आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए। एकांश ने हैरानी से ध्रुव की ओर देखा जो मुस्कुरा रहा था। लेकिन मेरी और आपके रिप्रेजेंटेटिव की इस बारे में बात ही नहीं हुई है। न उसने हमारा कोई बिजनेस प्लान स्टडी किया, ना ही मार्केट एनालिसिस देखा। ऐसे फैसले लेना तो बहुत ही अनप्रोफेशनल काम है ना। आई एम रियली सॉरी टू से, बट मुझे नहीं लगा था कि आपकी मैडम इतना ज्यादा अनप्रोफेशनल होंगी। पूरी बात कर लेने के बाद एकांश को समझ आया कि बटलर ने कॉल काट दी थी। इससे पहले कि वो ध्रुव को कन्फ्रंट कर पाए, उसका फोन फिर से बज उठा। इस बार कॉल उसके फॉरेन इन्वेस्टर ने किया था। हमने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि हम आपके बिजनेसेस में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। एकांश को लग रहा था कि उसे कोई प्रैंक कॉल कर रहा है। लोग इतनी जल्दी कैसे पुल आउट कर सकते हैं? कुछ देर पहले तक तो सब सही चल रहा था। एकांश ने अपना गला साफ करते हुए फॉरेन इन्वेस्टर से रीजन पूछा। देखिए मिस्टर गिल, मैं आपको साफ साफ बात बता देता हूँ। जब हमारे बोर्ड ने आपकी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का फैसला लिया था, तब हमारे पास एक इंटरनल जानकारी थी। फॉरेन इन्वेस्टर की बात सुन के एकांश से रहा नहीं गया। क्या थी वो इंटरनल जानकारी? फॉरेन इन्वेस्टर ध्रुव की बात सुन के कुछ देर तक तो चुप रहा, फिर धीमे से बोला, पहले आप अपनी कॉल रिकॉर्डिंग बंद कीजिए। एकांश ने क्लेम करने की कोशिश की कि वो कॉल रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर एकांश का झूठ सुन के भड़क गया। मिस्टर गिल, या तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं, या फिर आप मुझे बहुत बड़ा बेवकूफ समझते हैं। लगता है कि आप ये इन्फॉर्मेशन पाना डिजर्व ही नहीं करते। चलिए मैं फोन रखता हूँ अब। सॉरी यार, तुम तो बुरा ही मान गए। लो, बंद कर दी मैंने कॉल रिकॉर्डिंग। एकांश ने कॉल रिकॉर्डिंग को स्विच ऑफ करते हुए कहा, मिस्टर गिल, ये सब बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती हैं। हमें क्लाइंट के साथ ये सब शेयर करने अलाउड नहीं है। एक तो मैं आपके साथ इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, और आपको कॉल रिकॉर्डिंग ऑफ करने में भी मौत आ रही है। एकांश को फॉरेन इन्वेस्टर की लैंग्वेज थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने इस बात को फिलहाल के लिए इग्नोर कर दिया। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन थी क्या? फॉरेन इन्वेस्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारे बोर्ड को पता चला था कि ध्रुव गिल नाम का कोई इंसान आपकी फैमिली में वापस आ रहा है, इसलिए हमने आपके फैमिली बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने का फैसला किया था। ईमानदारी से कहूँ तो आप पर ना तो बोर्ड को किसी तरह का कॉन्फिडेंस है, और ना ही वो आपके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है। फॉरेन इन्वेस्टर की खरी खरी बात सुन के एकांश को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो इंसल्ट के इस कड़वे घूंट को पी गया। 5 मिनट के अंदर उसके नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने हाथ पीछे खींच लिए। एकांश को पता था कि ये सब ध्रुव का किया धरा है। वो बुरी तरह से हताश हो चुका था, लेकिन उसके पास अभी भी एक रे ऑफ होप बची हुई थी। कठौता के लोकल इन्वेस्टर्स अभी भी उसके साथ थे। उनमें से ज्यादातर मैकलिस्टर क्लब का मेंबर बनना चाहते थे। ध्रुव को पता था कि लोकल इन्वेस्टर्स पार्टी में मौजूद हैं। उसने अपनी जेब से कुछ कार्ड्स निकाले। ये गोल्डन कलर के चमचमाते हुए कार्ड्स थे। उसने खड़े होकर लोकल इन्वेस्टर्स को एड्रेस करना शुरू कर दिया। ये मेरे हाथ में मैकलिस्टर क्लब की गोल्ड मेंबरशिप के कुछ कार्ड्स हैं। जो चाहे इन्हें आके ले सकता है। बस मेरी एक ही शर्त है, मैकलिस्टर क्लब का गोल्ड मेंबर बनने के बाद आप कठौता के लोकल बिजनेसेस में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। ध्रुव के इतना कहते ही एकांश के बिजनेस के लोकल इन्वेस्टर्स ध्रुव की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने ध्रुव के हाथ से कार्ड्स छीनना शुरू कर दिया। एकांश को समझ आ गया कि ध्रुव ऐसा क्यों कर रहा था। अब कठौता का कोई भी लोकल इन्वेस्टर एकांश के बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा।
ध्रुव गिल, तुम्हारा मैकलिस्टर क्लब से क्या कनेक्शन है? एकांश हैरानी से ध्रुव को घूरे जा रहा था। ध्रुव ने जिस तरह से क्लब के गोल्ड मेंबरशिप कार्ड्स बांटे थे, उससे तो लग रहा था कि ध्रुव ही क्लब का सब कुछ था। एकांश का चेहरा देख के ध्रुव बस मुस्कुराता जा रहा था। उसके अंदर एकांश के क्वेश्चंस का आंसर देने की कोई चाहत नहीं थी। ध्रुव की मुस्कुराहट ही एकांश को बहुत कुछ बता चुकी थी। धीरे धीरे उसकी आवाज की टोन चेंज हो गई। यही नहीं, वो ध्रुव के करीब आके बैठ गया। उसने वेटर से वाइन की कई सारी बॉटल्स मंगवाई। उसने अपने हाथों से ध्रुव के लिए वाइन पोंख ली। उसने ध्रुव की तरफ वाइन का ग्लास बढ़ा दिया। ध्रुव ने वाइन का ग्लास ले तो लिया, लेकिन उसने वाइन का एक भी घूंट अंदर नहीं लिया। वो चुपके से वाइन घास पर गिराता जा रहा था। दूसरी ओर एकांश बिना सोचे समझे एक के बाद एक ग्लास खत्म किए जा रहा था। एकांश अपनी जिंदगी में अचानक आए हुए स्ट्रेस को भुलाने के लिए अंधाधुंध शराब पी रहा था। आसपास उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था, क्योंकि उसकी माँ विशाखा उन सारे इन्वेस्टर्स को फोन मिलाने गई थी जिन्होंने उसके बेटे की कंपनी में इन्वेस्ट करने से इनकार कर दिया था। क्या आप श्योर हैं कि आपने ध्रुव गिल के ना होने की वजह से इन्वेस्ट ना करने का डिसीजन लिया है? विशाखा ने बटलर से पूछा। विशाखा एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बिजनेस वुमन थी। उसने आज तक नहीं सुना था कि इन्वेस्टर्स ने किसी एक इंसान की वजह से इन्वेस्ट ना करने का फैसला लिया हो। बटलर को बार बार गिल फैमिली से कॉल आ रहे थे। वो अब तक थोड़ा सा इरिटेट हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप और आपका बेटा मुझसे सेम ही बातें क्यों रिपीट करवाना चाहते हैं। विशाखा जी, आपको अपने बेटे की सच्चाई पता है ना? अच्छा मुझे बताइए कि अगर आप एकांश की माँ ना होती तो कभी उसमें इन्वेस्ट करती? विशाखा ने बटलर की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी चुप्पी भी एक तरह का जवाब थी। उसने मुड़कर अपने बेटे एकांश की तरफ देखा, जो कि नशे में धुत पड़ा हुआ था। ये उम्मीद करते हुए कि आप मुझे दोबारा कॉल नहीं करेंगी, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि हमने ध्रुव गिल की वापसी के वजह से ही इन्वेस्ट करने का फैसला लिया था। आपके बेटे पर तो हम 50 रुपए न लगाएं। विशाखा को पता था कि बटलर कड़वी बात बोल रहा था, लेकिन सच तो अक्सर कड़वा ही होता है। विशाखा ने हताश होकर फोन काट ही दिया। क्या अपने बेटे को गिल फैमिली का वारिस बनाने के उसके सपने अधूरे रह जाएंगे? फिलहाल तो ऐसा ही होता दिख रहा था, लेकिन विशाखा आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। दूसरी ओर तृप्ति अभी भी एकांश की प्रेजेंस में खुद को अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। ध्रुव ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। तृप्ति की आंखों में अभी भी कोई खास एक्सप्रेशन नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी ध्रुव को सही से पहचान नहीं पाई है। ध्रुव ने उससे पूछा, तृप्ति, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम इस विला में क्यों आई हो? तुम्हें यहाँ कौन लेके आया था? ध्रुव तृप्ति की आंखों में देख रहा था। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो। तृप्ति और ध्रुव की नजदीकी देख के निधि को जलन हो रही थी। उसने तृप्ति की मेमोरी लॉस का फायदा उठाने की सोची। उसने ध्रुव से कहा, ध्रुव बेबी, मैं घर जा रही हूँ, तुम भी टाइम से घर आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। मुझे पता है कि इस विला में कई सारी खूबसूरत लड़कियां हैं, कहीं तुम उनके चक्कर में पड़ के अपना बहुत सारा टाइम मत वेस्ट कर देना, और ख्याल रहे कि उन लड़कियों में से कोई प्रेग्नेंट ना हो। निधि ये कह के वहाँ से निकल गई। वो चाहती थी कि तृप्ति ध्रुव को एक कैरेक्टरलेस लड़के के तौर पर याद रखे। ध्रुव निधि के इतने रैडिकल बिहेवियर को देखकर हैरान हो गया था, लेकिन उसे पता था कि जलन इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर सकती है। ध्रुव ने तृप्ति की तरफ देखा। तृप्ति की आंखों में उसके लिए नफरत भरी हुई थी। तृप्ति ने गुस्से से ध्रुव से कहा, तुम कौन हो और तुम्हारा उस औरत से क्या रिलेशनशिप है? तृप्ति ने निधि की तरफ इशारा करते हुए ध्रुव से पूछा, जो अभी भी विला के गेट तक पहुंच नहीं पाई थी। ध्रुव तृप्ति के पास गया। उसने तृप्ति के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन तृप्ति पीछे की तरफ हट गई। ध्रुव ये देखकर दुखी हो गया। निधि की चाल कामयाब हो गई थी। तृप्ति उसे प्ले बॉय समझ रही थी। ध्रुव ने तृप्ति को समझाते हुए कहा, मुझे ये तो पता नहीं कि निधि ने जो कहा वो क्यों कहा, लेकिन ये बात सच है कि उसकी कही हुई एक भी बात सच नहीं थी। ध्रुव के एक्सप्लेनेशन का तृप्ति की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। ध्रुव को समझ आ गया था कि फिलहाल तृप्ति कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। क्या तृप्ति को याद आ रहा था कि ध्रुव उसका बॉयफ्रेंड है? अगर ऐसा नहीं था तो तृप्ति को जलन सी क्यों महसूस हो रही थी? दूसरी ओर एकांश की माँ विशाखा गिल फैमिली के अंदर अपनी पावर के बारे में चिंतित थी। क्या उसका अपने बेटे से उम्मीद करना बेकार था? क्या वो अपने बेटे के प्यार में अंधी हो गई थी? क्या वो एकांश के उस सच को नहीं देखना चाहती थी जो दुनिया बहुत आराम से देख पा रही थी? क्या एकांश एक लूजर था? विशाखा ये सब सोच ही रही थी कि बटलर ने उसे एकांश की तरफ देखने का इशारा किया। विशाखा ने जब एकांश की तरफ देखा तो वो दंग रह गई। एकांश ध्रुव के पैरों में लोटा हुआ था। ध्रुव विला से जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एकांश उसके पैर पकड़ के जमीन पर लेटा हुआ था। वो ध्रुव से दया की भीख मांग रहा था। ध्रुव, प्लीज मत जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। एकांश को शराब बुरी तरह से चढ़ चुकी थी।
विशाखा को एकांश की हालत देख के गुस्सा भी आया और रोना भी। ये तुम क्या कर रहे हो एकांश? चलो उठो चुपचाप। विशाखा लगभग दौड़ते हुए एकांश के पास आई, जो ध्रुव के पैरों को जकड़ के जमीन पर बैठा हुआ था। ध्रुव भी उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एकांश था कि मानने को तैयार ही नहीं था। उसने अब चीख चीख कर ध्रुव से दया की भीख मांगना शुरू कर दिया। विशाखा ने चारों ओर नजर डाली तो देखा कि विला के अंदर मौजूद लोग उन्हें ही देख रहे हैं। उनमें से कई लोग मीडिया से भी थे। इन सब के सामने एकांश ने खुद का तमाशा बना रखा था। उसने पब्लिक के सामने ध्रुव गिल से हार मान ली थी। विशाखा ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे के लिए रेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। तभी उसने ध्यान दिया कि विला के अंदर मौजूद एक रिपोर्टर सीक्रेट कैमरे से सारा सीन रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा है। वो रिपोर्टर के पास गई और गुस्से से बोली, तुम लोगों को बोला है ना कि विला के अंदर किसी भी तरह का कैमरा अलाउड नहीं है। तुम कैमरा अंदर लेके कैसे आ गए? विशाखा ने रिपोर्टर से कैमरा देने के लिए कहा। रिपोर्टर ने ना में सिर हिलाया। मिसेस गिल, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरे पास कोई कैमरा नहीं है। रिपोर्टर जानता था कि जो फुटेज उसके सीक्रेट कैमरा में स्टोर्ड है उसकी कीमत करोड़ों रुपए की है। ये उसके लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी और वो इसके लिए कितना भी बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार था। विशाखा ने उसे गुस्से से घूर के देखा और बटलर को पास आने का इशारा किया। विशाखा ने बटलर के कान में कुछ कहा। बटलर जाके विला के सिक्योरिटी वालों को लेकर आ गया। सिक्योरिटी गार्ड्स उस रिपोर्टर को घसीटते हुए विला के अंदर ले गए। कुछ देर बाद अंदर से उसके चीखने की इतनी तेज आवाज आई कि गार्डन में खड़े लोग सहम गए। सबने डर के मारे सिर नीचे झुका लिए। कुछ देर बाद आवाज आनी बंद हो गई। क्या इतनी छोटी सी बात के लिए विशाखा ने उस रिपोर्टर की हत्या करवा दी थी? गार्डन में खड़े हुए लोगों को तो ऐसा ही लग रहा था। उनमें से कुछ ने अपने रिकॉर्डिंग डिवाइसेस अपने आप ही सरेंडर कर दिए। विशाखा ने बटलर से सारे रिकॉर्डिंग डिवाइसेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए कह दिया। वो नहीं चाहती थी कि इस बात का कोई प्रूफ हो कि उसके बेटे ने ध्रुव के पैरों पर गिर के उससे माफी मांगी थी। दूसरी ओर उसका बेटा एकांश शराब के नशे में इतना धुत हो चुका था कि उसे आइडिया ही नहीं लग रहा था कि उसके आसपास चल क्या रहा था। विशाखा ने फैमिली डॉक्टर को एकांश का नशा उतारने के लिए कहा। ध्रुव तृप्ति के साथ विला से निकल चुका था। तृप्ति के बिहेवियर से साफ था कि वो ध्रुव से बात तक नहीं करना चाहती थी। तृप्ति पैर पटकते हुए आगे चली जा रही थी। ध्रुव उसके पीछे पीछे चल रहा था। ध्रुव ने तृप्ति को रुकने के लिए कहा। तृप्ति तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है ना कि तुम अभी अभी हॉस्पिटल से बाहर आई हो। तुम कब तक ऐसे ही पैदल चलती रहोगी? आओ कार से तुम्हारे माँ बाप के घर चलते हैं। वो बहुत परेशान हो रहे होंगे। ध्रुव की किसी भी बात का फर्क तृप्ति पर नहीं पड़ा। वो तेजी से आगे भागी जा रही थी। ध्रुव को तृप्ति को देख के हैरानी हो रही थी। अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ इंसान इतनी एनर्जी कहाँ से ला रहा था? ध्रुव को समझ में आ गया था कि तृप्ति खुद से रुकने वाली नहीं है। वो भागते हुए तृप्ति के पास गया और हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की। तृप्ति ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए ध्रुव को पीछे की तरफ धक्का दिया, लेकिन ध्रुव की पकड़ काफी मजबूत थी। ध्रुव जबरदस्ती तृप्ति को अपनी कार तक लेकर आया। उसने जबरदस्ती उसे कार की सीट पर बैठा दिया। तृप्ति अब भी छटपटा रही थी। ध्रुव कार ड्राइव करते हुए भी तृप्ति के हाथ पर थपकी दे रहा था। कुछ देर में तृप्ति ने छटपटाना बंद कर दिया था। ध्रुव और तृप्ति विश्वास और आस्था जिंदल के पास पहुंच गए। आस्था ने अपनी बेटी को देखकर राहत की सांस ली। उन्होंने तृप्ति को देखते ही गले से लगा लिया। बेटा, ऐसा करता है क्या कोई? पता है हमें तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। तुम्हें शायद आइडिया भी नहीं है कि ऐसे हॉस्पिटल छोड़ के जाना कितना रिस्की साबित हो सकता है। तृप्ति ने माँ की बातों पर ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं दिया। वो अंदर जाकर बेड पर लेट गई। ध्रुव कुछ देर तक उसके बगल में बैठा रहा। फिर उसने तृप्ति से पूछा, तृप्ति, तुम एकांश के विला क्यों गई थी? तृप्ति ने अचानक से आंखें खोल के ध्रुव को घूरा और कहा, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? मुझे रेस्ट करना है, जाओ यहाँ से। तृप्ति ने ध्रुव से दफा होने के लिए कहा। जोर से चीखने की वजह से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ध्रुव चुपचाप उठ के वहाँ से चला गया। अभी भी तृप्ति से बात करने का सही टाइम आया नहीं था। दूसरी ओर एकांश का नशा फाइनली उतर चुका था। वो अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था। उसने हताशा से अपनी माँ से कहा, माँ मेरी बात मान जाओ। ध्रुव ही मैकलिस्टर क्लब का करता धरता है। अभी भी हमारे पास टाइम है। चुपचाप उसे और उसके फादर को फैमिली में इनवाइट करके उससे पार्टनरशिप कर लेते हैं। विशाखा ने ये सुनते ही एकांश के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। दोबारा उस घटिया आदमी को फैमिली में वापस बुलाने की बात मत करना। एकांश ने थूक कटकते हुए विशाखा से पूछा, फैमिली के सभी लोग ध्रुव के पापा से इतनी नफरत क्यों करते हैं? विशाखा एकांश को घूरने लगी। तुमको पहले भी मना किया है ना कि हम इस बारे में कोई बात नहीं करते हैं। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि उसके बाप ने ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से फैमिली को कई सालों तक हाइडिंग में रहना पड़ा था। विशाखा ने एकांश से कहा और आसमान की ओर देखने लगी। दूसरी ओर ध्रुव ने कई दिनों बाद निहाल को कॉल करके पूछा,
मालिनी का कुछ पता चला कि नहीं? निहाल ने तुरंत ही जवाब दिया। सर, मुझे एक ऑर्फनेज के बारे में पता चला है जो कि अगम चैरिटी रन करती है, लेकिन क्या? निहाल, इतना लंबा पॉज लेने की जरूरत नहीं है। क्या पता चला है मालिनी और अगम चैरिटी के बारे में? ध्रुव थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रहा था। निहाल ने माफी के स्वर में ध्रुव से कहा, मालिनी अगम चैरिटी के जिस ऑर्फनेज में थी उसे ब्लू स्काई ऑर्फनेज कहा जाता है। अगम चैरिटी शुरू से इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही है। असल में देखा जाए तो अगम चैरिटी ने गरीबों के साथ कोई बुरा काम नहीं किया है। हालांकि वो अमीरों की मनी लॉन्ड्रिंग करने में मदद जरूर करते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये ऑर्फनेज प्रोजेक्ट पूरे देश में शुरू किया है और अब तो वो 300 से भी ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स और ऑर्फनेजेस को फंड कर चुके हैं। पिछले कुछ दिनों की जांच के दौरान निहाल को लगा कि ये मामला बहुत ज्यादा ही अजीब है, लेकिन क्योंकि ब्लू स्काई ऑर्फनेज प्रोजेक्ट अगम चैरिटी का मेन प्रोजेक्ट था, इसलिए उससे जुड़े किसी इंसान की हिस्ट्री निकालना आसान होगा। निहाल ने आगे कहा, लेकिन सर, मैं मालिनी के केस के बारे में ज्यादा जानकारी जुटा नहीं पाया हूँ। निहाल की बात सुनकर ध्रुव बुरी तरह से भड़क गया। निहाल, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगने लगा है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग स्किल्स बहुत ही कमजोर होती जा रही है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे किसी नए इंसान को ढूंढने की जरूरत है। ध्रुव को फ्रस्ट्रेटेड देख के निहाल को बहुत बुरा लगा। आमतौर पर वो ध्रुव को डिसअपॉइंट नहीं ही किया करता था। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि उसका बोलना ध्रुव के गुस्से को और बढ़ा सकता था। कुछ देर बाद ध्रुव ने ही निहाल से पूछा, अगम चैरिटी के जिस प्रोग्राम में मैं गया था उसमें मालिनी शामिल थी क्या? नहीं सर, उसका नाम पार्टिसिपेट करने वालों की लिस्ट में था, लेकिन आपके जाने से शायद प्रोग्राम का स्केड्यूल ही चेंज हो गया था, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी। निहाल की बात सुनकर ध्रुव ने सिर हिलाया। ऑर्फनेज के अंदर मालिनी का बिहेवियर कैसा था? सर, ऑर्फनेज के अंदर मालिनी की लाइफ अच्छे से तो नहीं ही गुजर रही थी। एक तो वो बोल नहीं सकती थी, इस वजह से आसपास के लोग उसे बहुत ज्यादा बुली करते थे। उसको शायद कई बार अलग अलग ऑर्फनेजेस में ट्रांसफर भी किया गया था, लेकिन इस बारे में ब्लू स्काई ऑर्फनेज वाले कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं इस केस में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। निहाल की बात सुनकर ध्रुव ने गहरी सांस ली और कहा, ऑफिशियल जानकारी चाहिए तो ऑफिस चलना पड़ेगा ना। ध्रुव ने एक्साइटमेंट में निहाल से कहा। निहाल ध्रुव से कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे पता था कि ऐसा करने से ध्रुव और भी ज्यादा भड़क जाएगा। उसके मुंह से बस इतना निकला, हाँ सर, चलते हैं ऑफिस। निहाल और ध्रुव कुछ ही देर में ब्लू स्काई ऑर्फनेज के ऑफिस पहुंच गए। वो दोनों वहां के रिकॉर्ड्स रूम में पहुंचे। निहाल ने वहां बैठे हुए रिकॉर्ड कीपर से कहा, हमें आपके यहाँ रही एक बच्ची के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। रिकॉर्ड कीपर ने दोनों को ऊपर से नीचे तक घूर के देखा। ध्रुव तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट लग रहा था। निहाल को देख के भी ये नहीं लग रहा था कि वो कोई पुलिस वाला है। आखिर इन्हें किसी बच्ची की इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? रिकॉर्ड कीपर काफी देर तक बैठ के सोचता रहा। फिर उसने ध्रुव को घूरते हुए निहाल से पूछा, आप लोग पुलिस वाले हैं क्या? आपके पास कोई कोर्ट ऑर्डर वगैरह है? निहाल और ध्रुव ने नाम में सिर हिला दिया। रिकॉर्ड कीपर उन्हें देखकर हंसने लगा। आपको इस देश के कानून के बारे में कुछ पता है या नहीं? कोई भी इंस्टीट्यूशन बिना सरकारी ऑर्डर के कोई जानकारी शेयर नहीं करता है। देखिए, हमारा उस बच्ची से मिलना बहुत जरूरी है। आप अगर हम लोगों की मदद कर दें तो बच्ची का ही भला होगा। ध्रुव ने रिकॉर्ड कीपर को समझाते हुए कहा, लेकिन रिकॉर्ड कीपर का शक ध्रुव पर बढ़ता जा रहा था। वो अभी तक ध्रुव को पहचान भी नहीं पाया था। तुम लोग बच्चा चोर हो ना? ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हो ना? तभी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना तुम्हें? रिकॉर्ड कीपर अपनी जगह खड़ा हो गया। उसने चीख चीख के ऑर्फनेज के सारे एम्प्लॉइज को इकट्ठा कर लिया। धीरे धीरे करके ऑर्फनेज का रिकॉर्ड रूम लोगों से खचाखच भर गया। ध्रुव और निहाल खुद को बहुत ही अनसेफ महसूस कर रहे थे। वहाँ मौजूद सभी लोग उन्हें गुस्से की नजरों से देख रहे थे। अरे मैं तो कहती हूँ इन्हें यहीं पीट पीट के मार डालते हैं। इनके जैसे लोगों के जिंदा रहने से दुनिया एक अनसेफ जगह बनी रहती है। बच्चों के दुश्मन हैं इनके जैसे लोग बुरी तरह से भड़क रहे थे। ध्रुव को लगने लगा कि किसी भी पल उस पर हमला हो सकता है। तभी किसी की आवाज सुनकर उसे थोड़ी सी राहत मिली। अरे हम क्यों अपने हाथ गंदे करके जिंदगी भर के लिए जेल जाने का रिस्क उठाएं? चुपचाप पुलिस को बुला के इन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं, फिर कानून जो इन्हें सजा देना चाहेगा देगा। औरत सेंस की बात कर रही थी। रिकॉर्ड कीपर ने कहा, लेकिन ऐसा करने से पहले हमें डायरेक्टर सर को इन्फॉर्म करना होगा। रिकॉर्ड कीपर ने ब्लू स्काई ऑर्फनेज के डायरेक्टर के कैबिन में फोन करके उसे पूरा केस समझाया। ऑर्फनेज का डायरेक्टर भागा भागा रिकॉर्ड रूम में आ गया। उसकी नजर ध्रुव और निहाल पर पड़ी, जो कोने में दुबके हुए खड़े थे। वो अब खुद को इनोसेंट साबित करने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। डायरेक्टर ने जैसे ही ध्रुव को देखा, उसके मुंह से अपने आप ही निकल गया, अरे ध्रुव सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डायरेक्टर ने वहां मौजूद लोगों को ध्रुव पर शक करने के लिए डांट लगाई और रिस्पेक्ट के साथ ध्रुव और निहाल को अपने कैबिन में ले गया। ऑर्फनेज के लोग डायरेक्टर के इस बिहेवियर की वजह नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने अज्यूम कर लिया कि ध्रुव कोई बड़ा आदमी ही होगा, हालांकि वो शक्ल सूरत से लग तो नहीं रहा था। डायरेक्टर ने ध्रुव की कुर्सी पर बैठ जाने का इंतजार किया, फिर वो खुद कुर्सी पर बैठा। बताइए ध्रुव सर, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी?
वो हमें एक बच्ची के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी जो कि आपके ब्लू स्काई ऑर्फनेज में रह रही थी। ध्रुव ने गला साफ करते हुए ब्लू स्काई ऑर्फनेज के डायरेक्टर से कहा। ध्रुव और निहाल काफी देर तक रिकॉर्ड रूम में शांत खड़े रहे थे। डायरेक्टर ने मुस्कुराकर ध्रुव को कहा, ध्रुव जी, आपका आदेश हो और हम लोग ना माने, भला ऐसा भी हो सकता है क्या? डायरेक्टर ने ध्रुव से बच्ची का नाम पूछा। बच्ची का नाम है मालिनी। बच्ची का नाम सुनते ही डायरेक्टर के चेहरे का रंग बदल गया। उसका चेहरा अचानक से पीला पड़ चुका था। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए ध्रुव से कहा, हाँ, क्यों नहीं, मैं सिस्टम में सर्च कर रहा हूँ बच्ची का नाम। अगर कभी भी ये हमारे किसी भी ऑर्फनेज में रही होगी तो उसके बारे में पूरा डेटा निकल के आ जाएगा। डायरेक्टर ने अपने कंप्यूटर में ऑर्फनेज के रिकॉर्ड्स की फाइल खोली। ऐसा करते हुए उसके हाथ जोर से कांप रहे थे। उसने कांपते हुए हाथों से मालिनी का नाम सर्च टैब में एंटर किया। उसने जैसे ही एंटर दबाया, उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। वो अपनी गर्दन इधर उधर घुमा रहा था। उसे एक एक पल सालों जैसा लग रहा था। ध्रुव और निहाल ने जब उसका ये बिहेवियर देखा तो वो हैरान रह गए। डायरेक्टर साहब, आपकी तबीयत ठीक है ना? ध्रुव की बात सुन के डायरेक्टर चौंक गया। उसने एकदम से अपनी आंखें खोल ली। उसने एक फेक हंसी हंसते हुए कहा, कुछ नहीं ध्रुव जी, बस कुछ दिनों से वो गले में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, बस इसलिए। डायरेक्टर ने अपनी बात पूरी नहीं की क्योंकि उसकी नजर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ चुकी थी। नो मैच फाउंड स्क्रीन पर साफ साफ लिखा हुआ आ रहा था। डायरेक्टर की जान में जान आ गई। उसने कंप्यूटर स्क्रीन ध्रुव और निहाल की तरफ घुमाते हुए कहा, ऐसी कोई लड़की तो कभी भी हमारे ऑर्फनेज में रही ही नहीं है। डायरेक्टर की बात सुनकर ध्रुव और निहाल हैरान रह गए। निहाल ने डायरेक्टर से कहा, अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर। हमें ये तो पक्का है कि ये बच्ची आपके ऑर्फनेज में रही है। आप ध्यान से देखिए। डायरेक्टर ने निहाल को सेटिस्फाई करने के लिए दोबारा से मालिनी का नाम सर्च किया। नो मैच फाउंड दोबारा से कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखकर आ गया। ध्रुव कुछ देर तक तो स्क्रीन को घूरता रहा। फिर उसने मुंह उठा के डायरेक्टर की तरफ देखा और पूछा, डायरेक्टर साहब, आपके सिस्टम में स्टार्टिंग से लेके अभी तक का डेटा अवेलेबल है ना? क्योंकि हम जिस बच्ची की बात कर रहे हैं वो आपके ऑर्फनेज के पहले बैच का हिस्सा थी। सर, हम कंट्री के उन कुछ चुनिंदा ऑर्फनेजेस में से एक हैं जिन्होंने अपना पूरा इन्फॉर्मेशन और डेटा को डिजिटाइज कर दिया है। डायरेक्टर ने गर्व से ध्रुव को बताया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर रही थी। कुछ ही देर में ध्रुव और निहाल वहाँ से निकल गए। ध्रुव को डायरेक्टर के ऊपर शक हो रहा था। वो निहाल से बोला, यार, तुमने डायरेक्टर के एक्सप्रेशन पर ध्यान दिया था जब मैंने पहली बार मालिनी का नाम लिया था? निहाल ने नाम में सिर हिला दिया। मुझे उसे देख के लग रहा था कि उसने ये नाम पक्का पहले भी सुन रखा था। वो पक्का हमसे कुछ छुपा रहा है। निहाल को ध्रुव की एबिलिटीज पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि डायरेक्टर उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाने की कोशिश क्यों करेगा। लेकिन ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है कि जो चैरिटी अमीरों के इतने ज्यादा पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग करने में मदद करती है, वो मालिनी के रिकॉर्ड्स को क्यों डिस्ट्रॉय करेगी? उसके रहने में जितना भी खर्चा आया होगा वो तो बहुत ही कम होगा। निहाल की बात सुन के ध्रुव ने सिर हिलाया। उसकी बात में दम तो था, लेकिन वो एक बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट को मिस कर रहा था। हो सकता है कि इस रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने के पीछे का रीजन फाइनेंशियल हो ही ना? ध्रुव की बात सुन के निहाल थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। निहाल, ये पता लगाओ कि किस किसने अगम चैरिटी और उसके ऑर्फनेजेस में पैसा लगाया हुआ है। ध्रुव निहाल को ये बोल के अपने घर चला गया। ध्रुव जब घर पहुंचा तो घर के बाहर एक जाना पहचाना चेहरा उसका इंतजार कर रहा था। तुम्हें क्या लगा कि मैं तृप्ति हूँ? ध्रुव ने ना में सिर हिलाया। वो अपनी नजरें आभा के ऊपर से हटा नहीं पा रहा था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। ध्रुव घर का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा, तभी आभा ने उससे कहा, अब ध्रुव, आज तुम मेरे घर चलो ना। मैं तुम्हारे लिए कुछ कुक करने का सोच रही हूँ। मैं तुम्हें बुलाने के लिए ही यहाँ आई थी। ध्रुव काफी थका हुआ था, लेकिन आभा के इनविटेशन को वो ना नहीं कह पाया। कुछ देर में वो दोनों आभा के घर पहुंच गए। ध्रुव को आभा का घर देखकर थोड़ी हैरानी हुई। आभा और उसकी फैमिली इसके पहले इससे आलीशान घर में रहा करते थे। ध्रुव को समझ आ गया था कि आभा और उसकी फैमिली पक्का ही कुछ फाइनेंशियल ट्रबल फेस कर रहे हैं। ध्रुव ने यह भी नोटिस किया कि आभा पूरी तरह से बदल चुकी है। जहाँ पहले उसकी अलमारी ब्रांडेड कपड़ों से भरी रहती थी, अब ब्रांडेड कपड़ों की जगह किताबों ने ले ली थी। ध्रुव ने गला साफ करते हुए आभा से कहा, आभा, तुम चाहो तो मैं मैकलिस्टर में एक विला दिला सकता हूँ। टेंशन मत लो, तुम्हें मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जब तक चाहो वहाँ रह सकती हो। ध्रुव ने इंश्योर किया था कि आभा का ईगो ना हर्ट हो जाए। आभा उसकी बात सुन के मुस्कुरा दी। इसका मतलब था कि आभा को ध्रुव का ऑफर पसंद आया था। ध्रुव उसको लेकर तुरंत मैकलिस्टर क्लब की तरफ चला गया। अब तक तो आभा समझ ही चुकी थी कि ध्रुव एक बिग शॉट था। अब उसे ध्रुव की अमीरी पर हैरानी होना भी बंद हो गया था। वो कुछ देर में क्लब के एक विला में एंटर कर गए। आभा ने ध्रुव से कहा। जब वो दोनों दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचे
तो सुंदर बेडरूम देखकर आभा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने ध्रुव की ओर देखा। मैं एक शावर लेके आती हूँ। ध्रुव ने मासूमियत से सिर हिला दिया। आभा उसके पास आके उसके कान में बोली, वैसे थक तो तुम भी गए होगे, तुम चाहो तो हम साथ में भी शावर ले सकते हैं। ध्रुव ने चौंक के आभा की तरफ देखा। यार तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि तुम अंदर से इतनी हॉट हो? ध्रुव ने आभा से कहा। आभा ने प्यार से उसके गाल पर थपकी दे दी। वो दोनों मैकलिस्टर रिजॉर्ट के अंदर थे। आभा एक एक करके अपने कपड़े उतार रही थी। ध्रुव आभा की खूबसूरती पर लट्टू होता जा रहा था। उसे लग रहा था कि आभा तृप्ति से भी 100 गुना ज्यादा सुंदर है। वो आभा की ओर करीब गया, लेकिन जैसे ही वो आभा को बाहों में भरने के लिए आगे बढ़ा, आभा ने उसे धक्का दे दिया। ध्रुव को आभा के इस बिहेवियर का रीजन समझ में नहीं आया। यार तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हो गई हूँ तो क्या तुम मेरे साथ कुछ भी करोगे? अपनी लिमिट याद रखो जरा। ध्रुव को आभा का एकदम से चेंज हुआ अवतार देखकर शॉक लगा, लेकिन वो खुद को थोड़ा सा गिल्टी भी महसूस कर रहा था। उसकी आभा की आंखों में आंखें डालने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके मुंह से जैसे तैसे सॉरी निकला, लेकिन फिर भी आभा का गुस्सा कम नहीं हुआ। सॉरी बोल देने से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। कुछ भी उल्टी सीधी हरकत कर दो और सॉरी बोल दो, बस सारे पाप धुल गए। ऐसा होता है क्या? ध्रुव का मन कर रहा था कि धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसने हिचकते हुए आभा से कहा, वो मुझे लगा। आभा ने ध्रुव को बात पूरी ही नहीं करने दी। क्या लगा तुम्हें? नहीं बताओ ना, क्या लगा तुम्हें? लड़की सामने कपड़े चेंज कर रही है तो कुछ भी कर लेगी, यही लगा ना तुम्हें? ध्रुव ने आभा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। आभा को अंदर ही अंदर ध्रुव की हालत पर बहुत तरस आ रहा था। उसे डर लग रहा था कि ध्रुव का चेहरा देखकर कहीं उसकी हंसी ना छूट जाए। आभा 2 कदम चल के ध्रुव के पास आई। ध्रुव इंस्टिंक्टिवली 2 कदम पीछे हट गया। तुमसे क्या बोला था मैंने, याद है कुछ भी? या मुझे इस तरह देख के सब भूल गए? ध्रुव ने सिर हिलाया। आभा को समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुव हाँ कहना चाह रहा था या ना। अरे मुंह से कुछ बोलोगे? ध्रुव ने गला साफ करते हुए आभा से कहा, तुमने बोला था कि हम साथ में शावर ले सकते हैं। ध्रुव की बात सुन के आभा के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। हाँ तो शावर कहाँ लोगे? लिविंग रूम में? आभा ये कहते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगी। ध्रुव को फाइनली जाके आभा का पूरा खेल समझ में आ गया। वो उसके साथ मस्ती कर रही थी। रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। आभा दौड़ते हुए वॉशरूम की तरफ जा रही थी। ध्रुव भी उसके पीछे पीछे चला गया। आभा खिलखिला रही थी। कुछ ही देर में दोनों वॉशरूम के अंदर थे। आभा ने ध्रुव के कपड़े उतारने शुरू कर दिए। तभी अचानक से ध्रुव ने उसे रोक दिया। मैं रेडी नहीं हूँ, वो अभी भी तृप्ति के साथ। ध्रुव ने बात पूरी नहीं की, लेकिन आभा ध्रुव के जज्बात समझ सकती थी। आभा ने गहरी सांस लेने के बाद ध्रुव से कहा, हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए इतना आगे बढ़ना इजी नहीं है। एक तो तुम आज थोड़ा थके हुए भी हो और ऊपर से तृप्ति के साथ अभी भी तुम्हारी चीजें पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई हैं। ठीक है, तुम अपना टाइम ले लो। ये याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए वेट करूंगी। आभा ये बात ध्रुव की आंखों में आंखें डाल के बोल रही थी। ध्रुव को पता था कि वो सच कह रही है। ध्रुव ने भी सिर हिला के उसकी बात को एक्सेप्टेंस दे दी। तुम टायर्ड हो ना? चलो मैं तुम्हारी थकान का इलाज करती हूँ। बाथ टब में लेट जाओ। I'll help you relax। ध्रुव चुपचाप बाथ टब के अंदर लेट गया। बाथ टब के अंदर वार्म वाटर भरा हुआ था। आभा ने उसकी बॉडी पर मसाज करनी शुरू कर दी। मसाज करते हुए आभा अचानक से बोली, ये तृप्ति को फेमस होने का तो कोई शौक है नहीं, तो फिर ये एकांश की विला पर परफॉर्म करने क्यों गई थी? ध्रुव आंखें बंद किए हुए बाथ टब में लेटा हुआ था। उसने कंधे उचका दिए। उसके पेरेंट्स के साथ कोई इशू तो नहीं है? ध्रुव ने आभा की इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो सो चुका था। आभा ने भी उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। लेकिन तभी ध्रुव का फोन बजा। वॉशरूम के अंदर रिंगटोन गूंजने से ध्रुव की नींद खुल गई। फोन जसविंदर का था। ध्रुव ने फोन उठाया। जसविंदर की आवाज में खौफ था। सर, मैं आज उस काले कपड़े वाले डॉक्टर से मिला। वो एक बहुत ही खतरनाक विदेशी ग्रुप का हिस्सा है। वो लोग पैसे लेके काम करते हैं और जब तक उनका काम पूरा नहीं हो जाता वो रुकते नहीं है। ध्रुव अभी भी नींद में ही था। ज्यादातर चीजें जो जसविंदर कह रहा था वो ध्रुव के दिमाग में रजिस्टर ही नहीं हो रही थी। तभी जसविंदर ने उससे पूछा, सर आप कहाँ हो अभी? यार अभी तो मैकलिस्टर रिजॉर्ट में हूँ। मुझे बहुत तेजी से नींद भी आ रही है, बाद में बात करते हैं। ध्रुव फोन रखने ही वाला था कि जसविंदर ने चीख के उसे ऐसा करने से रोक दिया। सर आपकी जान पर खतरा मंडरा रहा है। आप मैकलिस्टर रिजॉर्ट से निकल के कहीं और चले जाओ। जसविंदर की बात सुनकर ध्रुव की आंखें खुल गईं।
उसकी आंखों से सारी नींद गायब हो चुकी थी। ध्रुव की जान पर खतरा मंडरा रहा था। क्या बोल रहे हो जसविंदर? दिमाग ठीक है कि नहीं तुम्हारा? ध्रुव ने जसविंदर को लगभग डांटते हुए कहा। सर, वो काले कपड़े वाला डेंजरस डॉक्टर मैकलिस्टर रिजॉर्ट के पास पहुंच चुका है। वो शायद आज रात ही आप पर अटैक करने वाले हैं। जसविंदर जब ये बात कह रहा था, उसी समय कुछ वैन्स मैकलिस्टर रिजॉर्ट के पास से गुजरी। ध्रुव बिना कुछ पहने वॉशरूम से लिविंग रूम की तरफ भागा। आभा ध्रुव की हरकत देखकर सरप्राइज रह गई। उसने ध्रुव से पूछा, अरे तुम्हें क्या हुआ अचानक से? ध्रुव के पास आभा के क्वेश्चन का जवाब देने का टाइम नहीं था। ध्रुव ने विंडो से बाहर झांक के देखा तो पाया कि वहाँ कई सारी वैन्स पहुंच चुकी हैं। वैसे मैकलिस्टर रिजॉर्ट का सिक्योरिटी ऑपरेटर्स बहुत ही अच्छा है। ये काले कपड़ों वाला डॉक्टर मुझ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ध्रुव अभी भी फोन पर जसविंदर से ही बात कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी केयरलेसनेस की वजह से ध्रुव की जान पर खतरा मंडरा रहा था। ध्रुव का कॉन्फिडेंस देख के जसविंदर सरप्राइज हो गया था। ध्रुव की बात वैसे तो सही ही थी। मैकलिस्टर रिजॉर्ट एक फोर्ट की तरह था जिसे भेदना लगभग इम्पॉसिबल था। कठौता के अमीर लोग अपने पैसे की उतनी चिंता नहीं किया करते थे जितनी कि वो अपनी सिक्योरिटी की किया करते थे। डॉक्टर मिन्हास और उसके ग्रुप के लोगों को सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का एक डेमो जल्द ही मिलने वाला था। उन्होंने अपनी गन्स लोड की और वो रिजॉर्ट के अंदर की तरफ आने लगे। दूसरी ओर ध्रुव ने आभा को बता दिया था कि लोग उसे मारने आ रहे हैं। आभा ध्रुव की बात सुन के बौखला गई। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भी ध्रुव इतना काम कैसे हो सकता था। बल्कि ध्रुव तो हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। वो गाना गाते गाते कपड़े पहनने लगा। आभा ये देख के इरिटेट हो गई। ध्रुव, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? वो लोग तुम्हें मारने यहाँ आएंगे तो मुझे छोड़ थोड़ी ना देंगे। अपनी जान की फिक्र नहीं है, कम से कम मेरी जान की तो फिक्र कर लो। मैं तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहती। इससे बढ़िया तो मैं अपने घर में थी। हम दोनों वहाँ पर सेफ तो थे। आभा बौखला रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ध्रुव अभी भी उसे देख के मुस्कुरा रहा था। ध्रुव उसके पास आके बोला, टेंशन मत लो मेरी जान, तुम इस समय कठौता के सबसे सेफ एरिया में हो और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें कुछ हो सकता है क्या? ध्रुव ने आगे बढ़कर आभा को गले लगा लिया। आभा अभी भी सुबक रही थी, लेकिन ध्रुव की बाहों में उसे एक सुकून मिल रहा था। वो जिंदगी भर इन्हीं बाहों में कैद रहना चाहती थी। रिजॉर्ट के बाहर डॉक्टर मिन्हास और उसकी टीम खड़ी हुई थी। उन्हें ये देखकर हैरानी हो रही थी कि रिजॉर्ट की सिक्योरिटी के लिए कोई इंतजाम किए ही नहीं गए हैं। उन्हें वहाँ पर एक भी सिक्योरिटी पर्सनल नहीं दिख रहा था। डॉक्टर मिन्हास को ये चीज बहुत ऑड लगी। उन्होंने अपनी टीम को रुकने का इशारा किया। वो इंस्पेक्शन के लिए अकेले ही आगे जाने लगा। वो अपनी पूरी टीम को खतरे में नहीं डालना चाहता था। उसे पक्का विश्वास था कि रिजॉर्ट की सिक्योरिटी ने उनके मूवमेंट्स को ट्रैक कर लिया है और वो घात लगाए हुए उनका इंतजार कर रहे हैं। पास पहुंचते ही रिजॉर्ट के सिक्योरिटी पर्सनल डॉक्टर मिन्हास और उनकी टीम को गोलियों से भून डालेंगे। डॉक्टर मिन्हास आगे बढ़ता ही चला जा रहा था, लेकिन उसे एक भी सिक्योरिटी पर्सनल दिखाई नहीं दिया था। इन कठौता के लोगों के बारे में तो बहुत सुना था कि ये अपनी सिक्योरिटी को लेके बहुत पर्टिकुलर रहते हैं, लेकिन इनके शहर का जो सबसे सिक्योर जोन है उसकी हालत इतनी खराब है। या तो इस शहर और इस मैकलिस्टर रिजॉर्ट के बारे में जो कहानियां चलती हैं वो झूठ हैं, या फिर दाल में कुछ काला है। डॉक्टर मिन्हास ने टीम को पीछे आने के लिए कहा। वो श्योर था कि रिजॉर्ट में सिक्योरिटी के कुछ भी इंतजाम नहीं थे। कुछ ही देर में वो उस रिजॉर्ट के पास पहुंचने वाले थे जिसमें ध्रुव आभा के साथ रुका हुआ था, लेकिन इससे पहले एक इनविजिबल मेटल डिटेक्टर ने उनकी गन्स को डिटेक्ट करके एक ऑटोमेटिक ब्लास्ट कर दिया। डॉक्टर मिन्हास और उसकी टीम के पर खच्चे उड़ गए। ब्लास्ट मैकलिस्टर रिजॉर्ट के अंदर भी सुनाई दिया था। आभा ने ध्रुव को और जोर से गले लगा लिया। ध्रुव उसकी पीठ को सहलाने लगा। आभा, मैंने कहा था ना कि तुम कठौता के सबसे सेफ इलाके में हो। आभा ने गहरी सांस लेते हुए ध्रुव से कहा, हाँ, और तुम जब तक मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। आभा ध्रुव में अपना फ्यूचर देखने लगी थी। वो दोनों कुछ देर बाद सोने चले गए। सुबह उठ के ध्रुव ने आभा से पूछा, कल रात जो कुछ हमने किया वो जरा डिटेल में बताओ। आभा भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने ध्रुव को छेड़ते हुए कहा, यार मेरे पास डिटेल्स शेयर करने के लिए है ही नहीं। तुम इतने थके हुए थे कि तुमसे कुछ हुआ ही नहीं। आभा ये कह के जोर जोर से हंसने लगी। वो ध्रुव से दूर भागने लगी। ध्रुव उसके पीछे भागा। वो दोनों खिलखिला रहे थे। वो इतने दिनों के बाद एक साथ थे और खुश थे। आभा ने बेडरूम में रखे पिलोज उठा के ध्रुव को मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये एक बड़ी पिलो फाइट में तब्दील हो गया। ध्रुव फाइनली आभा पर काबू पाने में कामयाब हो गया। उसने दोनों के बीच से सारे पिलोज हटा के किनारे कर दिए। अब वो एक दूसरे की सांसें भी महसूस कर सकते थे। ध्रुव ने आभा को अपने पास खींच के अपनी गोद में बिठा लिया। क्या वो जो कल रात नहीं हुआ था आज होने वाला था? इस बार आभा ने ध्रुव को खुद से दूर कर दिया। वो चाहती थी कि वो सब कुछ तब करे जब वो पूरी तरह से एक दूसरे के हो चुके हों। इधर गिल फैमिली जिस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी वो दिन आ गया था।
आज ध्रुव की दादी का 70th बर्थडे था। ध्रुव और जसविंदर बर्थडे में शरीक होने वाले थे। गौरदास ने ध्रुव को एक पेंटिंग देते हुए वो पेंटिंग उसकी दादी को गिफ्ट करने के लिए कहा था। पेंटिंग लेके ध्रुव जसविंदर के साथ गिल फैमिली के पुश्तैनी घर पहुंच गया। वो पहली बार गिल फैमिली के पुश्तैनी घर आया था। पुश्तैनी घर की हालत देख के वो दंग रह गया। घर की मेंटेनेंस सही से नहीं की गई थी। घर के चारों ओर झाड़ झंखाड़ उगे हुए थे। उसे पता चला कि गिल फैमिली लाइमलाइट से दूर रह रही थी, इसलिए पुश्तैनी घर को डेलिबरेटली थोड़ा अनअट्रैक्टिव रखा जाता था ताकि किसी का उस पर ध्यान न जाए। फिर भी गिल फैमिली ने दिल्ली के सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों को इनवाइट किया था। पुश्तैनी घर के बाहर लग्जरी गाड़ियों की लाइन सी लगी हुई थी। ये देख के ध्रुव ने जसविंदर से पूछा, इतने सारे लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी? आपके दादाजी की डेथ के बाद ये आपकी दादी का पहला बर्थडे है, इसीलिए इसे स्पेशल बनाया जा रहा है। जसविंदर ने ध्रुव को बताया। वो पुश्तैनी घर के अंदर जाने ही वाले थे कि दो पुलिस वाले उनके करीब आए। वो बहुत देर से जसविंदर पर नजर रख रहे थे। एक पुलिस वाले ने जसविंदर से कहा, तुम जसविंदर हो ना? तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। जसविंदर सच ही तो बोल रहा था। ध्रुव के दादाजी की मौत के बाद ये दादी का पहला बर्थडे था, इसीलिए तो फैमिली इतना बड़ा फंक्शन कर रही थी। ध्रुव के दादा की मौत के बाद गिल फैमिली के स्टैचर को सच में धक्का लगा था। हालांकि कठौता के बाकी इन्फ्लुएंशियल लोगों की तुलना में अभी भी उनकी पावर काफी ज्यादा थी। ध्रुव और उसके फादर गिल फैमिली में वापस आना चाहते थे। इसकी वजह ये थी कि वो ये देखना चाहते थे कि गिल फैमिली सपोर्ट के लायक है भी या नहीं। अब जाके ध्रुव को इस बर्थडे पार्टी की इम्पोर्टेंस समझ में आई थी। इसी वजह से ध्रुव के फादर इस पार्टी के बारे में इतना सोच रहे थे। एक और उसके फादर उसकी मॉम को देखने कठौता आ रहे थे और दूसरी तरफ उनका एक हिडन एजेंडा भी था। वो सच में गिल फैमिली की मदद करना चाहते थे। जसविंदर के सामने पुलिस वाले खड़े थे। उसने पुलिस वालों की तरफ हाथ बढ़ा के कहा, यार तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, मैं तो बस एक ड्राइवर हूँ। ध्रुव भी हैरान था। ये दोनों पुलिस वाले ऐसे नहीं लग रहे थे मानो वो कोई नॉर्मल पुलिस वाले हों, बल्कि वो ऐसे लग रहे थे जैसे वो किसी स्पेशल डिपार्टमेंट से हों। हम कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हमें बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। पुलिस वाले ने एक आईडी कार्ड निकाल के जसविंदर को दिखाया। जसविंदर को इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट नाम के वर्ड्स साफ साफ दिखाई दे रहे थे। जसविंदर ने सिर हिला के कहा, ठीक है। फिर उसने ध्रुव से कहा, बॉस मैं यूं गया और यूं आया, आप तब तक अंदर जाओ। अचानक हुई इस घटना से ध्रुव थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था। साथ ही साथ वो जसविंदर के लिए भी थोड़ा सा वरिड हो रहा था। सब ठीक है सर, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जसविंदर ने सिर हिला के ध्रुव को अश्योर किया। जब जसविंदर ने देखा कि ध्रुव को अभी भी उस पर विश्वास नहीं हुआ है तो उसने मुस्कुरा के कहा, पूरा कठौता शहर मिलके भी मुझे डरा नहीं पाएगा। ध्रुव ने गहरी सांस ली और जसविंदर की ओर देखा। उसने सोचा कि जसविंदर बड़ी बड़ी हाँक रहा है। ठीक है, दोपहर से पहले वापस आ जाना, नहीं तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ध्रुव ने जसविंदर से कहा। जसविंदर ने सिर हिलाया और दोनों पुलिस वालों के साथ चला गया। पुलिस की कार में जसविंदर कुछ नहीं बोला। दोनों पुलिस वालों ने जसविंदर की ओर देखा और उन्हें देख के ऐसा लगा जैसे कि वो कुछ सोच रहे हों। जसविंदर को हथकड़ी पहनाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद उसने मुस्कुरा के कहा, क्या हुआ, मुझसे लड़ना चाहते हो? कोशिश करके देख लो। दोनों आदमी कुछ नहीं बोले। इसकी जगह उन्होंने जसविंदर को घूर कर देखा और कहा, ईगो बहुत है तुम्हारे अंदर। दूसरी ओर ध्रुव गिल फैमिली के पुश्तैनी घर के अंदर जा रहा था। एकांश की माँ विशाखा ने देख लिया था कि पुलिस वाले जसविंदर को अपने साथ ले गए हैं। वो ध्रुव की तरफ आई। हेलो ध्रुव, वो पुलिस वाले तुम्हारे दोस्त को अरेस्ट करके क्यों ले जा रहे हैं? ध्रुव ने एक वर्ड भी नहीं कहा और विशाखा की ओर देखा भी नहीं। आज उसका केवल एक ही पर्पस था, वो था अपनी दादी से मिलना। तुम कितने बदतमीज हो ध्रुव। जब विशाखा ने देखा कि ध्रुव कुछ बोल नहीं रहा है तो उसने उस पर कमेंट्स पास करने शुरू कर दिए। फिर भी ध्रुव मुस्कुराता रहा। उसने विशाखा की ओर देखा और कहा, मैं गूंगा नहीं हूँ, लेकिन मैं दो तरह के लोगों से बात नहीं करता, एक जो दूसरों की बात सुन ना सके। ध्रुव की बात ने विशाखा का इंटरेस्ट बढ़ा दिया था। दूसरी तरह के लोग कौन से होते हैं? विशाखा की बात सुन के ध्रुव को हंसी आ गई। दूसरी तरह के लोग आप जैसे होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारा ईगो होता है और जो दूसरों को खुद से नीचा समझते हैं। ध्रुव ने हंस के विशाखा से कहा। हालांकि ध्रुव को विशाखा के बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से पता था। गिल फैमिली में विशाखा की पोजीशन नॉर्मल नहीं थी। उसे पूरा यकीन था कि गिल फैमिली में मेन कैरेक्टर उसका बेटा ही है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। देखते हैं तुम्हारी रंगबाजी कब तक चलती है। विशाखा ने घर के लोगों की ओर देखते हुए कहा। ठीक उसी समय कुछ लोग घर के अंदर से ध्रुव की तरफ आए। वो उन लोगों से बिल्कुल अलग थे जो थोड़ी देर पहले जसविंदर को लेकर गए थे। लोगों का ये ग्रुप ध्रुव के पास गया और उसे अपना आईडी कार्ड दिखाया। एक लीडर से दिखने वाले ने ध्रुव से पूछा, क्या आप मिस्टर ध्रुव गिल हैं? ध्रुव ने हाँ में सिर हिलाया।
आप पर आरोप है कि आपने मर्सनरीज को हायर किया था, इसलिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है। आपको हमारे साथ चलना होगा। लीडर ने ध्रुव को बताया। ये सुनते ध्रुव के कान खड़े हो गए। गिल फैमिली ने सच में उसके लिए एक जाल बिछा दिया था। ध्रुव ने लीडर को घूर कर कहा, आपने क्या कहा? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। हमारे साथ चलोगे तो समझ जाओगे। लीडर ने ध्रुव को डपटते हुए कहा। विशाखा, जो अभी भी ध्रुव के पास ही खड़ी थी, जोर से हंसने लगी। गिल फैमिली के लोग अंदर बाहर आ जा रहे थे। रास्ता दिखाने वाला इंसान ध्रुव का चाचा था, जिसे ध्रुव ने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसके चेहरे को देख के ही साफ साफ समझ आ रहा था कि वो ध्रुव को कुछ खास पसंद नहीं करता है। ध्रुव के चाचा ने विशाखा से पूछा, क्या बात है विशाखा? हुआ क्या? इस इंसान में मैनर्स नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसे लग रहा था कि इसके पास पैसा आ जाएगा तो ये दुनिया पर राज करने लगेगा। ध्रुव अपने चाचा से पहली बार मिल रहा था। हालांकि ध्रुव के चाचा जानते थे कि गिल फैमिली की संपत्ति में अपना हिस्सा पाने के लिए ध्रुव गिल फैमिली में वापस आया था, लेकिन जो कुछ भी हो, अपना खून तो अपना खून ही होता है, इसलिए वो विशाखा की हरकत से नाराज लग रहे थे। ध्रुव के चाचा ने ध्रुव की ओर देखा और विशाखा से कहा, तुम्हें पता था ना कि आज कौन सा दिन है, फिर भी तुमने पुलिस वालों को घर पर बुला लिया। जैसे ही ध्रुव के चाचा ने बोलना बंद किया, विशाखा के बोलने की टोन तुरंत चेंज हो गई। उसने ध्रुव के चाचा की ओर घूर कर देखा।